हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बायोलॉजी। हम लोगों का पहला ही चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में जीव क्या है और निर्जीव क्या है। जैसे बायोलॉजी आज पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी जो है यह जीवों का अध्ययन है, निर्जीवों का नहीं। निर्जीव का अध्ययन जो होता है सामान्यतः हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर लेंगे। तो जो बायोलॉजी है यह सजीव का अध्ययन है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में सजीव और निर्जीव दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इसी के ऊपर चर्चा होगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ शब्दावली है जिसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे एक बात समझिए, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग टाइप्स के हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। इस पृथ्वी पे जो जीव है अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग प्रकार के साथ साथ इनकी साइज में बहुत अंतर है। जैसे इस पृथ्वी का सबसे छोटा जीव की अगर चर्चा किया जाए तो क्या है बताइए? सबसे छोटा जीव इस पृथ्वी पर, तो सबसे छोटा जीव जो है वो है माइकोप्लाज्मा। इस नाम को सुने हैं, माइकोप्लाज्मा। जो यह माइकोप्लाज्मा है, यह माइकोप्लाज्मा इस पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है अब तक यह इकलौता ऐसा जीव है जिसकी खोज हुई कि यह सबसे छोटा है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर यह सबसे छोटा इस पृथ्वी का जीव है तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव क्या हो सकता है? इसका क्या आंसर होगा आजाद? सबसे बड़ा जीव क्या है? जिराफ ने। इस देखिए ब्लू व्हेल, ठीक, जो ब्लू व्हेल है यह इस पृथ्वी पर क्या है? सबसे बड़ा जीव है। अगर पूछा जाए कि स्थल पर, स्थल मतलब जमीन पर सबसे बड़ा जीव कौन है, तब उसका उत्तर क्या होगा? हाथी। बात समझ में नहीं? हाथी इस पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जीव है, ठीक। अगर पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव कौन है, तब जाके उत्तर बनेगा जिराफ। बात समझ में नहीं? जिराफ सबसे लंबा के कैटेगरी में आता है। तो यहां तक बात समझ में आया? बताओ, जिराफ, जो जिराफ है इस पृथ्वी पर सबसे लंबा है। तो चार तो शब्द ऐसे ही याद रख लीजिए ये कि कौन सबसे छोटा जीव है, कौन सबसे बड़ा जीव है और कौन सबसे लंबा जीव है जमीन पर, ठीक। इस तरह से सभी जीव हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग समझने वाले हैं। एक अगला शब्द इसमें लिखा हुआ पहले ही है जिसका मतलब है, जो कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी क्या है। तो इस शब्द का मतलब समझिए कि बायोडायवर्सिटी क्या है रियल में। बायोडायवर्सिटी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जैव विविधताएं। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? इस पृथ्वी पर जीव देखेंगे तो बहुत प्रकार के हैं और उन बहुत प्रकार के जीवों को भी हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो एक लाइन में आप डिफाइन करिए कि हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के जीवों की उपस्थिति ही क्या है? जैव विविधता कहलाती है। यहां तक बात समझ में आई? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता मतलब पर्यावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या है? जैव विविधता है। यह शब्द हो गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि देखिए पर्यावरण जो हमारा है यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर सपोज करिए कि ये हम मान ले अपना अर्थ, ठीक, तो पर्यावरण का कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो आपका जल मंडल है, फिर एक हिस्सा जो होता है आपका स्थल मंडल हो जाता है और फिर इसके चारों तरफ एक मंडल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायु मंडल। तो जीव आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए जीव इस तीनों मंडल में है या किसी मंडल में नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? जीव जो है तीनों मंडल में है। जितने आप जलीय जीव देख रहे हैं वो जल मंडल के लोग हैं, हम लोग स्थल मंडल पे रहते हैं। बहुत ऐसे जिसे पक्षी कहां है हमेशा, लेकिन वायुमंडल में ही रहती है पक्षी, ठीक। वो वायुमंडल में कुछ समय तक मतलब गमन के लिए क्या कर रही है? वायुमंडल का सहारा ले रही है, लेकिन वो हमेशा वायुमंडल में रहती नहीं है। लेकिन सूक्ष्म जीव आप देखेंगे बहुत ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जो हमेशा वायु में क्या करते रहते हैं? उड़ते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों मंडल में जीवन पाया जाता है इस पृथ्वी पर। ये बात समझ में आई नहीं? तो 3 मंडल है, तीनों मंडल पर जीवन प्रेजेंट है। अब एक अगला सवाल इसमें एक दिया हुआ है, बायोडायवर्सिटी समझ में आया?
अगला शब्द में समझाया कि दरअसल जीव है कहाँ, तीनों मंडल में है। ठीक, अगले शब्द को समझिए, इस पृथ्वी पर, जिसे आप एक शब्द से वाकिफ होंगे, पदार्थ। जैसे इस शब्द का मतलब तो आप सब जानते हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक, पदार्थ मतलब मैटर। ठीक, ये जो मैटर है, इस मैटर की कहानी को समझिए। इस पृथ्वी पर मैटर जीवन के आधार पर सिर्फ दो प्रकार के हैं। जीवन समझ रहे हैं ना, अभी आप हम लोग समझेंगे जीवन क्या चीज है आगे। तो जीवन के आधार पर पदार्थ को हम लोग दो हिस्सों में बांटे हैं। जैसे समझिए, एक पदार्थ हम लोगों का होता है जिससे हम लोग कहते हैं लिविंग। ठीक, बात समझ में आया नहीं? लिविंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जीवन हो वह क्या होगा, लिविंग। और एक होगा दूसरा, जिसके अंदर जीवन नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग। बात समझ में आई? तो पदार्थ को जीवन के आधार से कितने हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में। एक वह पदार्थ होगा जिसके अंदर जीवन होगा, और एक वह पदार्थ होगा जिसके अंदर जीवन नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं? तो जो जीवन जिसमें नहीं होगा उसका अध्ययन भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ पा रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की शुरुआत यहां से मानी जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का अध्ययन करने वाले हैं, न कि निर्जीव का। यहां तक बात समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, ऑर्गेनिज्म शब्द का मतलब होता है जीव। जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी जीव किस चीज के बने होते हैं? तो आप एक चीज देखेंगे कि सभी जो निर्जीव वस्तुएं हैं और जितने सजीव वस्तुएं हैं, ये दो के दोनों एक ही चीज से बने हैं। बात समझ में आया? देखिए, वो चीज क्या है आपका, एलिमेंट। सभी का निर्माण किससे हुआ है, तत्व से हुआ है। मतलब कि इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में दरअसल है का चीज, तो आप उससे नोटिस करेंगे कि हर चीज तो किससे बनी हुई है, तत्व से ही मिलकर के बनी हुई है। बात समझ में आई नहीं? तो अब जो जितने लिविंग है वो भी तत्व से मिलकर बने हुए हैं, जितने नॉन लिविंग है वो भी तत्व से ही मिलकर बने हुए हैं। तो सब कुछ तो तत्व से ही बना हुआ है, लेकिन लिविंग के अंदर कुछ ऐसे कॉमन तत्व हैं जो कंपलसरी होता है, वह उसमें होता ही है। बात समझ में आई नहीं? जैसे आप लोहे का एक रॉड ले लीजिए, उस लोहे के रॉड में अगर आप नोटिस करेंगे तो लोहा किसका है, सिर्फ आयरन है। आयरन एक ही तत्व है। बात समझ में आई नहीं? तो हो सकता है कि कुछ ऐसे आपको नॉन लिविंग चीज मिले जो केवल एक ही तत्व का बना हो, लेकिन आपको लिविंग ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो केवल एक ही तत्व का हो। बात समझ में आई नहीं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, मतलब जीवित जीव बनने के लिए कम से कम 30 एलिमेंट चाहिए। कितना चाहिए? 30 एलिमेंट। 30 एलिमेंट से अगर कम तत्व है तो जीवन जो जीव है वह बन ही नहीं सकता। बात समझ में? जीव बनने के लिए कम से कम कितना तत्व चाहिए? 30 तत्व चाहिए। और उस 30 तत्व में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कंपलसरी हैं। बात समझ में आई? वे तत्व कंपलसरी हैं, वो उसका होना ही चाहिए। बात समझ में आई नहीं? जैसे समझिए कौन कौन से तत्व कंपलसरी हैं। जैसे आपके एक तत्व है कार्बन। इसलिए कार्बन क्या है, एक इंपॉर्टेंट तत्व है। कार्बन के बगैर तो जीवन की कल्पना ही मत करिए। इस पृथ्वी पर जितना भी जीव देख रहे हैं आप, वो सभी जीव किसके बने हुए हैं? मतलब बने तो सब एलिमेंट्स के हैं, लेकिन उन सबके अंदर कार्बन है। कार्बन के बगैर सजीवों की कल्पना नहीं कर सकते आप। ठीक, हमारे शरीर में कार्बन भारी मात्रा में है। कार्बन के अलावा एक चीज होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर तो सजीव की और कल्पना नहीं कर सकते। बात में जिससे जंतु भी बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा नंबर पे समझिए हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन भी बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पर, सॉरी चौथे नंबर पे आता है आपका नाइट्रोजन। तो ये जो 4 तत्वों को हमने लिखा है, ये वे 4 तत्व हैं जो हर सभी जीव में पाया जाता है। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर सजीवों के शरीर का निर्माण करने के लिए इनकी जो भूमिका है वो 99% है। मतलब समझिए कि हमारे शरीर में यही चारों तत्व कितना परसेंटेज है? 99% है। तो ये 90 लिख दिया हूं, इसको 99 रहेगा ये। ठीक, तो कितना रहता है? मतलब कि ये जो 4 तत्व हैं हमारे शरीर में कितना परसेंटेज है? 99% है। यहां तक बात समझ में आया? एक बात तक क्लियर हुआ कि जिस चीज के हम बने हैं
उसी चीज का निर्जीव भी बना है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। वह अंतर यह है कि हम लोगों के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो निर्जीव के अंदर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक निर्जीव वस्तु केवल एक ही तत्व की बनी हो, लेकिन एक सजीव वस्तु केवल एक तत्व का नहीं बन सकता। एकदम क्लियर है, किसी भी सजीव का शरीर केवल एक तत्व का हो ही नहीं सकता है। उसके शरीर के निर्माण के लिए ही कम से कम कितना तत्व चाहिए, 30 तत्व। और उस 30 तत्व के अलावा जो देखिए 30 तत्व में जो 4 तत्व लिखे गए हैं, ये जो 4 तत्व है ये 99% में रहेगा। इसकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। एक और बात मैंने समझाया कि इस पृथ्वी पे सभी जो जीव है सभी के अंदर कार्बन होता है, सभी के अंदर कार्बन होता है। ऐसा कोई तत्व जीव नहीं जिसके अंदर कार्बन न हो। यहां तक बात समझ में आई नहीं? और थोड़ा सा कुछ समझना होगा जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है इस चैप्टर में। जैसे समझिए एक शब्द का इसमें जिक्र किया गया है प्रोटोप्लाज्म, क्या चीज होता है। तो प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मानिए कि यह क्या है, यह एक कोशिका है, ठीक। और इस कोशिका के अंदर मान लीजिए यहां बीच में क्या है, केंद्रक है, ठीक। अभी वैसे ही आइडिया लगा लीजिए बस। इसके चारों तरफ क्या होगा, एक तरल पदार्थ होगा कि नहीं। जो इसके अंदर तरल पदार्थ होगा, कोशिका के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आजाद? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, ध्यान से समझो, इसका बहुत लिंक है, ठीक। देखिए कोशिका के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीवन होने की सबसे बड़ी कंडीशन अगर कुछ है तो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। मतलब कोई कहां जीवन है कहां जीवन नहीं है। इसे एक बात समझिए, यह एक प्रकार का क्या है, वस्तु ही है, लेकिन इसका निर्माण कोशिका से नहीं हुआ है, इसका निर्माण कोशिका से भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात समझिए, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। प्रोटोप्लाज्म वही होगा जहां पे क्या होगा, कोशिका होगी। और देखिए जीवन के लिए सबसे कोनो प्राथमिक कंडीशन अगर कुछ है तो पहले प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म है या नहीं। प्रोटो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था हैक्सले, ठीक। क्या नाम था, हैक्सले। इनको थोड़ा याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, हैक्सले करके। हैक्सले, ठीक। ये हुए साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ कहा था। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है यह जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार मतलब कि जीवन होने के लिए यह जरूरी है, इसके बगैर जीवन की संभावना नहीं हो सकती, ठीक। तो इनके आधार से प्रोटोप्लाज्म तो होना चाहिए जीवन के लिए, बगैर प्रोटोप्लाज्म की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग आगे चल के जब बायोलॉजी पढ़ेंगे, जैव विकास, उस जैव विकास में आप देखेंगे शुरुआत समय में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म ही बनता है। ये जो आज पृथ्वी पे आप समुद्र देख रहे हैं, उस समुद्र को शुरुआती समय समुद्र इस अवस्था में था ही नहीं। पूरे समुद्र का पानी एक तरह से प्रोटोप्लाज्म के रूप में था और उसमें पहली बार जीवन पनप रहा था। बात समझ में आई नहीं? तो शुरुआत इस ढंग से हुई। तो यहां तक बात समझ में आ गया। जीवन के लिए सबसे प्राथमिक कंडीशन क्या है, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब आगे समझिए, एक होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इस शब्द को समझ लीजिए थोड़ा सा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक। इसको क्या कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहेंगे जैविक क्रियाएं। देखिए जीवन को चलाने के लिए, मतलब जीव को जिंदा रहने के लिए जो जो क्रियाएं जरूरी होती हैं, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बात समझ में आए नहीं? जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा है तभी हम बोल रहे हैं, तो वह ऊर्जा कैसे बनी, शरीर में रिएक्शन चला होगा, उस रिएक्शन के लिए ऊर्जा बनी, तो वह बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत मानी जाएगी। बात समझ में नहीं? बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जैसे सोना आपका क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बगैर सोए आप जिंदा रह ही नहीं सकते। बात समझ में नहीं? बगैर खाए आप जिंदा रह सकते हैं नहीं, लेकिन बगैर पढ़े आप क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। पढ़ना सेकेंडरी है और खाना क्या है, प्राथमिक है। बात समझें? तो जो चीज जीवन के लिए जरूरी होता है उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल
एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं। बात समझ में आया? जैसे खाना नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तब जीवन तो बीत ही जाएगा बगैर पढ़े भी, लेकिन बगैर खाए नहीं बीत सकता। तो खाना क्या है? जीवन की प्राथमिक कंडीशन है, और पढ़ना क्या है? जीवन का सेकेंड कंडीशन है। यहां तक बात समझ में आया? तो ये चीज आती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये आपको कोनो इसमें डाउट? बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई डाउट नहीं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल एक सवाल इसमें बड़ा फेमस दिया हुआ है कि जीवन क्या है। बायोलॉजी जो है अपने आप में एक चीज अगर समझने की कोशिश करें आप, तो बायोलॉजी एक प्रकार का क्या है? ट्रैक्टर आ रही है। देखिए जो सवाल हम लोगों का क्या है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। अगर जीवन क्या है इस पर सिर्फ चर्चा किया जाए तो यह एक प्रकार का फिलॉसफी टाइप का सवाल हो जाएगा, ठीक। और इस पे घंटों बहस चलेगा, लेकिन आप सही से कुछ क्लियर निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि जीवन है क्या। अगर कौनो आदमी से पूछेंगे जो जिंदगी में बहुत संघर्ष चल रहा हो, जरूरत से ज्यादा संघर्ष हो, उससे पूछेंगे व्हाट इज लाइफ, तो उसका उत्तर होगा लाइफ इज स्ट्रगल, क्योंकि उसकी जिंदगी में क्या देख रहा है? ठीक, संघर्ष। तो जिसकी जिंदगी में संघर्ष अधिक होगा उसके आधार से जीवन क्या होगा? जीवन ही संघर्ष है। अगर आप किसी योद्धा से पूछिए जौन मारपीट खूब कर रहा है कि जीवन क्या है, तो उसका उत्तर होगा लाइफ इज वार, जिंदगी युद्ध है। कौनो प्यार मोहब्बत वाले आदमी से पूछिए जो दिल लगा लिया हो किसी से, तो उससे पूछोगे लाइफ क्या है, तो उसका उत्तर क्या होगा? लाइफ इज लव। तो जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह का डिफिनेशन होगा। बात समझ आए नहीं? लेकिन साइंस इस तरह के डिफिनेशन को महत्व नहीं देता है। ये सब अपने भावनात्मक डिफिनेशन है, आप अपने कार्य के आधार से सब कुछ बता रहे हैं। लाइफ का कहने, बायोलॉजी का कहने का मतलब क्या है कि देखिए यह जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी जो जैविक दशा है, जैविक दशा मतलब इसके अंदर सभी क्रियाएं अगर चल रही हैं तो वही जीवन है। मतलब कि अगर प्रोटोप्लाज्म की जो जैविक दशा है वो उसकी जैविक दशा ही क्या मानी जाएगी? जीवन। तो यह बात समझ में आ नहीं? वैसे जीवन का कोई सटीक परिभाषा नहीं है जिसे आपको दिया जाए कि जीवन किसे कहते हैं। जीवन का कोई परिभाषा सही से नहीं है, इसलिए आप जीवन का परिभाषा नहीं दे पाएंगे। तो यहां तक बात समझ में आया? अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ हम लोग समझें, जीवन जीवन, सजीव सजीव। अब हम लोग समझेंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर है। बात समझ में आएगी नहीं? अब हम लोग समझेंगे सजीव के अंदर क्या अंतर है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो एक तरफ मान लीजिए हम इधर कर लेते हैं लिविंग, ठीक, कि लिविंग हो गया, इसके अंदर क्या क्या अंतर है। देखिए जो चीज सजीव के पास होगा उसका अपोजिट निर्जीव होगा। जैसे सजीव का कोनो करेक्टर होगा तो निर्जीव में करेक्टर नहीं होगा। तो कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, समझिए। सबसे नंबर एक कंडीशन, इस पृथ्वी पे सजीव हम उसे ही कहेंगे जिसका पहले तो देखिए सभी सजीवों को क्या होता है? बर्थ होता है कि नहीं? जैसे देखिए मैं एक सजीव हूं तो मेरा क्या हुआ है? जन्म हुआ है, पहली कंडीशन। यह एक मार्कर है, यह एक निर्जीव प्रोडक्ट है, इसका जन्म हुआ है, इसे मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है। मुझे बनाया गया है? नहीं, मुझे बनाया नहीं गया है, मेरा जन्म हुआ है, लेकिन इस मार्कर को बनाया गया है। तो पहला कंडीशन आप क्या बताएंगे कि जितने इस पृथ्वी पे सजीव आप देख रहे हैं उन सभी सजीवों का कभी न कभी क्या हुआ रहता है? जन्म हुआ रहता है। और निर्जीवों का जन्म नहीं होता है। बात समझ आई? उनका जन्म होता ही नहीं है। बात समझ में आई नहीं? लेकिन कुछ भाव हैं, जैसे आप एक पढ़ते हैं, देखिए कि पृथ्वी का उदय, पृथ्वी का जन्म। देखिए वहां कहने का जन्म मतलब अलग है, वहां पे द ओरिजिन ऑफ अर्थ कहते हैं, ओरिजिन, उदय, और जन्म में थोड़ा सा अंतर होता है। बात समझ? जन्म केवल किसका हो सकता है? सजीवों का, निर्जीवों का जन्म नहीं होता है। दूसरा अंतर आप समझिए, अगर जब आपका जन्म हो चुका है तब आपके अंदर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, वो चीज क्या होगा? ग्रोथ। बात समझ में आई नहीं? अब देखिए जैसे हम लोग पैदा हुए तो 2, 3, 4 किलो के रहे होंगे अधिकतम,
लेकिन आज 40-50 किलो के हैं। बात समझ नहीं? जैसे एक लड़की पैदा होती है तो 3 किलो की रहती है, विवाह जब तक नहीं होता है तब तक 30 किलो की रहती है, विवाह होने के बाद 300 kg की हो जाती है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं लगातार वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही सेम सेंस है। जितने इस पृथ्वी पे जीव आप देख रहे हैं, पहले तो उनका जन्म होगा और फिर जन्म के बाद उनकी क्या होगी? धीरे धीरे वृद्धि होती है। और वह जो वृद्धि है सजीवों का लक्षण है। वृद्धि क्या है? सजीवों का लक्षण है। अब दूसरी बात यहां आप समझिए थोड़ा सा कि वृद्धि होती है 2 प्रकार की। ठीक, जैसे एक प्रकार आप समझिए, एक वृद्धि होती है इंटरनल और एक वृद्धि होती है एक्सटर्नल। ठीक, एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब समझिए। इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल की हिंदी होती है आंतरिक वृद्धि और एक्सटर्नल की हिंदी होती है बाह्य वृद्धि। सभी सजीव के अंदर से वृद्धि होती है, मतलब इंटरनल वृद्धि। जैसे अब हम अंदर से बढ़ रहे हैं या बाहर से? अंदर से बढ़ रहा हूं। जितने भी सजीव आप देखेंगे सबके अंदर वृद्धि कैसी होगी? अंदर से होगी। तो हमारे अंदर इंटरनल वृद्धि होती है, इंटरनल ग्रोथ। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा अंदर से काफी घुमा के कि सजीवों का लक्षण वृद्धि है तो कौन सा, इंटरनल कि एक्सटर्नल? तो उत्तर क्या होगा? इंटरनल। सभी सजीव जो होते हैं अंदर से बढ़ते हैं, न कि बाहर से। इंटरनल वृद्धि देखिए, जो इंटरनल वृद्धि है, इंटरनल तो सजीव में हो गया और जो एक्सटर्नल है निर्जीव में होगा। जैसे समझिए आप पर्वत देखे होंगे, पर्वत के ऊपर क्या है? सपोज करें कि ये पर्वत है, इसके ऊपर इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर से भी हवा आ रही है, चारों तरफ से इसके ऊपर जब हवा आएगी तो ये हवा क्या करेगी? धूल मिट्टी कण को लेकर आएगी और धूल मिट्टी कण के इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जाएगा? यह पर्वत धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। देखिए, जो निर्जीव है, निर्जीव भी बढ़ता है, लेकिन वो कहां से बढ़ता है? अंदर से कि बाहर से? बाहर से। उसके ऊपर कुछ चीजें इकट्ठा हो जाती है, धूल मिट्टी कण, इस वजह से वो चीज बढ़ सकती है। तो वृद्धि यह वाली समझ में आएगी नहीं? देखिए, वृद्धि भी 3-4 प्रकार की होती है। जैसे समझिए किसी चीज की वृद्धि उसके आकार में हो सकता है, आकार में। जैसे कोई चीज इतना बड़ा है, आगे चल के इतना बड़ा हो गया, तो इसकी कौन सी वृद्धि हुई बताइए? इसके आकार में वृद्धि हुई है। ठीक, दूसरा वृद्धि कहां हो सकता है? भार में वृद्धि हो सकता है। ठीक, आकार के अलावा कहां वृद्धि हो सकती है? भार में। जैसे जब यह मान लीजिए कोशिका है, छोटी है तो इसका आकार भी छोटा है, इसका भार भी क्या होगा? छोटा होगा। और अगर यह कोशिका जब बड़ी होगी तो इसका आकार भी बड़ा हो जाएगा और इसका भार भी बड़ा हो जाएगा। अगली वृद्धि होती है संख्या में, नंबर में। ये सपोज करिए कि यह एक कोशिका है, इसने अपने आप को क्या किया? 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित कर दिया। तो इस तरह की वृद्धि को आप क्या कहेंगे? देखिए, यहां पर न तो आकार बढ़ा है, ठीक, न तो भार बढ़ा है, लेकिन नंबर बढ़ा है। बात में तो वृद्धि को आप 3 तरह से देख सकते हैं कि वह जो जीव होगा उसके अंदर उसके आकार में वृद्धि हो सकती है, उसके भार में वृद्धि हो सकती है और उसके संख्या में वृद्धि हो सकती है। यदि किसी जीव की संख्या में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब कि वहां जनन हो रहा है। जनन मतलब वो अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न कर रहा होगा, तभी संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो यह बात समझ में आ गई? अब एक सवाल पूछ रहा हूं वृद्धि को लेकर के, बताइए क्या सजीव पूरे जीवन भर बढ़ता है या नहीं? सजीव पूरे जीवन भर बढ़ता है? इससे हम लोग पूरी जिंदगी भर बढ़ते हैं? नहीं। देखिए, बड़े जंतु, जितने इस पृथ्वी में बड़े जंतु देख रहे हैं, वे बड़े जंतु जीवन भर नहीं बढ़ते हैं। हम लोग बड़े जंतु के अंदर आते हैं तो हम लोगों का वृद्धि पूरे जीवन भर होता ही नहीं। लेकिन हम ही लोगों के शरीर में कुछ हम लोगों के ऐसे अंग हैं जो जीवन भर बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नाखून, नाखून क्या है? जीवन भर बढ़ता है। बाल क्या है? जीवन भर बढ़ता है, लेकिन हम जीवन भर नहीं बढ़ते हैं। बात सुने। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, पौधे के ऊपर दीजिए। पौधा तो जीवन भर बढ़ता है। बात सुने, तो कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं इनके जीवन भर वृद्धि होती है इनके पास, लेकिन जंतुओं के पास जीवन भर वृद्धि नहीं होती है। इनके अंदर वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक देखने के लिए मिलती है, इसके बाद इनके अंदर वृद्धि नहीं होती है। लेकिन इनके शरीर में
कुछ ऐसे अंग होंगे जिनके अंदर वृद्धि आपको लगातार देखने के लिए मिल सकती है जीवन भर। एग्जाम्पल में नाखून और बाल। यहां तक बात समझ में आई नहीं? समझ में आ गया। अब अगली बात समझिए कि जनन जिसे हम कहते, जनन भी क्या है? सजीव का ही तो लक्षण है। जनन मतलब देखिए जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो नंबर 3 वाला लक्षण समझिए क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है यह भी सजीव का ही लक्षण है। निर्जीव बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, सजीव ही बच्चा पैदा कर सकता है। जनन किसे कहते हैं समझिए? अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा बच्चा क्या होगा? मनुष्य होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा बच्चा गधा हो जाए। बात समझ में नहीं? वो गधा नस्ल का हो सकता है लेकिन जाति मनुष्य को होगा। बात समझ में नहीं? तो जब भी हमारा बच्चा होगा क्या होगा? वो मनुष्य ही होगा। तो जनन शब्द समझ में आया? सजीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, कुछ ऐसे सजीव आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे हमने बताया था किन्नर, मानव समाज में किन्नर हैं, ठीक? उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो क्या है? जीवित तो हैं, सजीव हैं। दूसरा एक समझिए, जिसे आप खच्चर जानते होंगे, खच्चर, म्यूल मतलब खच्चर। खच्चर जो है, खच्चर के अंदर भी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। बात समझ आई नहीं? जैसे एक होती है मधुमक्खी, मधुमक्खी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक? तो एक होती है वर्किंग मधुमक्खी, ठीक? मतलब वर्क्स भी, कार्य करने वाली मधुमक्खी, काम करेगी छत्ते में। तो वह मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब यह बात साबित हो रहा है कि बहुत ऐसे जीव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जिनके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं होगी। बात समझ में आएगी नहीं? एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखेंगे? किन्नर, खच्चर, मधुमक्खी, ये तीनों क्या हैं? सजीव तो हैं लेकिन जनन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो जनन कर सकता है वह डेफिनेटली सजीव है। बात समझ में नहीं? हो सकता है कि ऐसे सजीव भी देखने के लिए मिल जाए जो जनन न कर रहे हो, लेकिन जो जनन कर रहा है वो तो निश्चित तौर से क्या है? सजीव है। बात समझ में आई नहीं? तो इस तरह की चीजें आपको समझ में आई। बहुत ऐसे आप पति पत्नी देखेंगे जिनके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं होती है। आगे हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे कपल्स होंगे। कपल्स मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक? पति पत्नी को एक शब्द में सीधे कह सकते हैं का कपल्स, ठीक? उनके पास हो सकता है कोनो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा हो? वो जनन न कर पा रहे हो। तो ये सब एक समस्या है और इस समस्या को छोड़ दीजिए। बाकी समांतर जीव जनन कर सकता है कि नहीं? जीव जनन कर सकता है। इस चीज में किसी प्रकार की दिक्कत, कौन दिक्कत नहीं। चलिए अगला चीज समझते हैं। अगला एक नंबर 4 का जो अंतर है उसको समझिए, जिसको हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक? मेटाबॉलिज्म, इसको समझिए क्या है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। उपापचय का मतलब समझिए कि मान लीजिए ये हमारी है कोशिका, और कोशिका के अंदर अब है, जस्ट हमने आपको समझाया क्या, इसके अंदर होता है जीव द्रव्य, जिसको आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ रिएक्शन चलता है। बात समझ नहीं? वही रिएक्शन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन 2 प्रकार होता है। जैसे एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब समझिए क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सरल जीव जुड़ करके एक जटिल जीव का निर्माण करते हैं। एक लाइन समझिए, सिंपल से किधर? हार्ड की तरफ, ठीक? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? बंद कर रहे थे। अच्छा चालू है। चलिए एनाबॉलिज्म मतलब समझ में आया? देखिए एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? सिंपल अणु मिलकर के क्या करते हैं? जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक?
और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने जटिल अणु है उनसे क्या होगा, सिंपल अणुओं का निर्माण होगा। जैसे एक चीज समझिए, हम लोगों के शरीर में पौधों को मान लेते हैं, पौधे, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण चलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब मिल करके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज एक जटिल अणु है। बताइए यह कौन सी प्रक्रिया हुई है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म हुआ है। एनाबॉलिज्म मतलब हुआ कि सिंपल सरल अणु मिलकर के क्या करेंगे, जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिल करके और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है पौधा, और ग्लूकोज एक जटिल अणु है। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ उसके अंदर, एनाबॉलिज्म। अगर उसी ग्लूकोज से जब उसी हमारे जो शरीर में ग्लूकोज बनेगा, उसी ग्लूकोज से आगे चल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण हुआ, ये सरल अणु हैं। तो देखिए हार्ड अणुओं से सिंपल मॉलिक्यूल्स का जो निर्माण हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काट काट के छोटा करना समझ लीजिए, एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ जोड़ के बड़ा करना। यहां तक बात समझ में आए नहीं? तो यह जो क्रिया है, ये क्रिया चलती कहां रियल में है, ये चलती हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर है। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलता है, ये सारी प्रक्रियाएं हम लोगों के प्रोटोप्लाज्म में चलती है। यहां तक बात समझ में आई? अब अगला अंतर समझिए, एक अंतर और है। अगला अंतर यह है, नंबर 5 में कर लीजिए इसको, कि जितने भी आप सजीव देख रहे हैं, सभी सजीवों के अंदर एक अपना सेंस होता है कि नहीं, सेंसिटिविटी जिसे आप कहते हैं, मतलब संवेदनशीलता। अगर आपके वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या उसके टेम्परेचर बढ़ने का आभास तुम्हें नहीं होगा। अगर टेम्परेचर घट जाए तब पर भी आभास होगा। मतलब यदि हमारे वायुमंडल में किसी प्रकार की घटना घटेगी तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और प्रभाव जब पड़ता है तो उसका एहसास भी हमें होता है। इसी को हम लोग कहेंगे संवेदनशीलता। बात समझ में आई? हम लोग संवेदनशील हैं, हमें कुछ न कुछ जो चीजें हमारे अगल बगल घटेगी या जो हमारे ऊपर घटेगा, जो हमारे अंदर होगा, उसका हमें क्या होगा, एहसास होगा। बात समझ में आई? तो एहसास जो है वो किससे संबंधित है, सजीवों से। मुर्दा एहसास नहीं कर सकता। मरे हुए व्यक्ति को आप देखे होंगे कि बर्फ में लोग रख देते हैं, वो कुछ कहता है क्योंकि उसे कुछ एहसास नहीं होगा, उसके अंदर विचार उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। बात समझ में आई नहीं? उसे एहसास नाम की कोई चीज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? निर्जीव वस्तुएं विरोध नहीं कर सकती, आप विरोध करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया करते नहीं। नंबर 6 पे अगर हम लोग ध्यान दें, एक अंतर और जानिए। जैसे हम लोग प्रतिक्रिया भी करते हैं, प्रतिक्रिया, इसका मतलब समझिए, जैसे हम आपको एक झापड़ मारे, ठीक, अगर हम आपको एक झापड़ मारेंगे तो आप इसके बदले में रोएंगे। हो सकता है कि आप 2 झापड़ नहीं मारें, जो भी कुछ करेंगे वह क्रिया के बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा कि नहीं। तो सजीव के अंदर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, और सजीव के पास क्रिया करने की भी क्षमता होती है। जैसे हमने आपको मारा, यह क्रिया है, आपने उसके बदले हमको मारा, यह प्रतिक्रिया है। तो सजीव के अंदर ही क्रिया प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। बात समझ में आई नहीं? अब यह मारकर अपने आप उड़कर आपको नहीं लग जाएगा जाकर के। अब हवाएं लेके चली जाए बात अलग है, लेकिन अपने आप नहीं जा सकता। तो सजीव लेकिन अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया दोनों चीजें कर सकता है, निर्जीव ऐसा नहीं कर सकता। यह भी एक अंतर है। बात समझ में आई नहीं? एक अंतर और समझिए, जिसे आप फीलिंग्स कहते हैं, ठीक। जैसे हम लोग मनुष्य हैं और हम लोगों के अंदर क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं कि नहीं। हम लोगों के अंदर फीलिंग है, एक अपना अपना, सभी जीवों के पास अपनी फीलिंग होती है। बात समझ में आई नहीं? तो ये सिर्फ फीलिंग वाला जो बात है, ये किसके पास है, सजीवों के पास है। निर्जीव के पास फीलिंग हो सकती है नहीं, उसके पास अब विचार करने की क्षमता ही तो नहीं है। जैसे कोई आदमी, जैसे मैं मरूंगा जब, तो मेरे पास उस समय क्या नहीं होगा, विचार ही तो नहीं होगा, फीलिंग ही तो नहीं होगी। बात समझ में नहीं? हम अब कुछ सोच समझ नहीं पाएंगे उस अवस्था में जब हम मरेंगे, ठीक। तो जीवित जो होगा उसके अंदर फीलिंग्स भी होती है, अपनी बात कुछ कहने का भाव होता है। बात समझ में आई?
तो ये बात हो गया। अगला समझिए कि जितने भी सजीव आप देख रहे हैं, सभी सजीवों के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे आप कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब समझिए क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण मतलब खाना पीना, खाना, ठीक। जैसे इस पृथ्वी पे जितना भी आप जीव देख रहे हैं, सभी जीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं। वो भोजन के बगैर नहीं रह सकता। वो हो सकता है उसका भोजन करने का तरीका अलग हो, जैसे हम लोग किसी वस्तु को खाते हैं, लेकिन पौधा नहीं खाता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो हो सकता है कि उसका जीव का तरीका अलग हो भोजन को ग्रहण करने का, लेकिन भोजन ग्रहण करेगा। तो इस पृथ्वी पे सभी जीव क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन के ग्रहण करने के आधार पर जीवों को बांटा गया है दो प्रकार की। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी, मतलब ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ उसे कहते हैं वह जीव जो अपने अंदर क्या कर ले, ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपने अंदर ही भोजन को क्या करता हो, बना ले। जैसे सभी प्लांट, पौधा किसी बाहर के प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं होता है, वो अपने अंदर ही अपना भोजन क्या करता है, बना लेता है। इस तरह के जीवों को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। डिफिनेशन समझिए, वह जीव जो अपने अंदर ही अपना भोजन बना ले क्या कहलाएगा, स्वपोषी। एक दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ मतलब परपोषी। हेटेरोट्रॉफ जो जीव होगा ये बाहर के प्रोडक्ट पर क्या होता है, निर्भर होता है। हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है नहीं, हम लोग परपोषी जीव है। हम लोग किसी दूसरी वस्तु को अपने पर्यावरण से लेकर के ग्रहण करते हैं। बस हमारा भोजन करने का तरीका क्या है, अलग है। पौधे का भोजन करने का तरीका क्या है, अलग है। बात समझ आई। तो इस तरह की चीजें हैं। तब सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन निर्जीव भोजन नहीं करता है। एक अंतर आपका यह भी है। दूसरा अंतर समझिए श्वसन, जिसे आप कहते हैं रिस्पायरेशन। देखिए श्वसन तो सभी जीव करते हैं कि निर्जीव करता है, सिर्फ सजीव ही कर सकता है। श्वसन की जो प्रक्रिया है ये कौन सा नंबर होगा, देखिए ये 8वें नंबर का है और यहाँ पे 9वें नंबर का, ठीक। तो सभी जीव क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेगा कि नहीं, करेगा। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव देख रहे हैं सभी श्वसन करते हैं। श्वसन करने के आधार पर भी जीव को दो तरह से बांटा गया है, श्वसन प्रक्रिया के आधार पर। एक बांटा गया है आपका जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं एरोबिक। एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है हिंदी में आक्सीकारी। आक्सीकारी, आक्सीकारी का मतलब समझ पा रहे हैं आप, आक्सीकारी। आक्सीकारी का मतलब हुआ वह जीव जो श्वसन प्रक्रिया में क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा हो। तो हम लोग क्या लेते हैं श्वसन प्रक्रिया में, ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में रहेंगे, आक्सीकारी कैटेगरी में है। यहां तक बात समझ में आई। दूसरा एक जीव होता है जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, देखिए जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करेगा उसे कहेंगे हम लोग अनाक्सीकारी, ठीक। क्या कहेंगे, अनाक्सीकारी। जैसे हिंदी नाम थोड़ा सा कठिन है, ठीक। अनाक्सीकारी, ठीक। ये मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है। जैसे एग्जांपल समझिए, पौधे, जितने भी पौधे हैं वे सभी पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं नहीं, बल्कि ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। वो पौधे जो हैं श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। तो बात समझ में आ गई नहीं। तो जीव देख रहे हैं दो प्रकार बढ़ गया, एक वह जीव जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा और एक वह जीव जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करेगा। यह बात समझ में आ गई। ठीक, अगला समझिए नंबर 10 जो अंतर है जिसे हम लोग कहेंगे उत्सर्जन, इंग्लिश में इसका होगा एक्सक्रिएशन, ठीक। एक्सक्रिएशन नंबर 10 वाला समझिए, एक्सक्रिएशन, ठीक। इसका मतलब समझिए आप क्या होगा, ठीक। इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर से जो चीज अपशिष्ट पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, जैसे जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा, देखिए मानिए एक कोशिका है, कोशिका के अंदर रिएक्शन होगा कि नहीं, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेगा नहीं, अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ। वो खराब पदार्थ
शरीर से बाहर निकाला जाता है। और जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन, मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन का परिभाषा समझिए, जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे हमारा नाखून लगातार बढ़ रहा है, यह क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है। बात समझ में आई नहीं? देखिए, उत्सर्जन समझ में आ गया है। उत्सर्जन की सिंपल बात होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या है? उत्सर्जन। ठीक, अब अगला हम लोग समझेंगे अगली बात कि नंबर 11 का। नंबर 11 अंतर समझिए क्या हो सकता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब समझिए आप क्या हो सकता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे गमन। जीव एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। जैसे मैं अपने घर से चलकर यहां आया हूं, ये क्या है? गमन है। बात समझ में आया नहीं? तो ये सजीवों का ही लक्षण है, ये गमन करते हैं। लेकिन आप अब सवाल पूछ सकते हैं कि गाड़ी भी तो गमन कर रही है, ट्रेन क्या है? वो भी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। लेकिन देखिए, वो चली अपने आप नहीं जाती है, उसे लेकर जाया जाता है। जैसे मैं इस बॉटल को लेकर आया, तो क्या ये अपने आप चलाया? ये किसी एक सजीव की सहायता से गया है। तो सजीव की सहायता से निर्जीव वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह भी सजीव है। बात समझ में? सभी सजीव जो होते हैं अपनी इच्छा से अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं अपनी इच्छा से अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती हैं। एक अंतर यह भी है। बात समझ में नहीं? तो ये बात समझ में आया? चलिए, अगला गमन हो गया। इसके बाद तो और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है जो अंतर हो सके सजीवों के बीच में। ठीक, एक आध दो अंतर मैं आपको और अपने से बता दे रहा हूं। इस सपोज करिए कि हम लोगों का जो शरीर है, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव देख रहे हैं, जो बुक में नहीं दिया हुआ जबकि देना चाहिए था उसे, देखिए नंबर 12 का मानिए, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से। हम किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। कोशिका किसकी बनी हुई है? तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो सभी सजीव के अंदर कोशिका पाई जाती है, लेकिन जिस टेबल पर आप बैठे हैं वह टेबल भी किसका बना हुआ है? लकड़ी का। और लकड़ी किसकी बनी हुई है? कोशिका की। तो हो सकता है कि कोशिका मृत हो, लेकिन उस कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है तो वह कोशिका क्या होगी? जीवित होगी। जिस टेबल पर आप बैठे हैं वह कोशिका ही है, लेकिन उसके अंदर वो रिएक्शन नहीं चल रहा है। बात समझ में आई? अगर वह रिएक्शन उसमें चल रहा होता तो क्या होता? सजीव होता। जैसे एक सिंपल सवाल बताइए, हमने एक पेड़ को काट दिया, जब पेड़ को काटा तो क्या वह पेड़ सजीव है या निर्जीव है? पेड़ काट दिया हूं, वह पेड़ सजीव है या निर्जीव है? वह पेड़ सजीव है। बात समझ में? ये सपोज करिए आप मेरे हाथ को तुरंत काटिए, क्या मेरा कटा हुआ हाथ का हिस्सा तुरंत निर्जीव होगा? नहीं होगा। इसकी कोशिकाएं काफी समय के बाद मरेंगी, काफी समय लगेगा। उसी तरह जब आप पौधे को काटेंगे तो आप पौधे का जो कटा हुआ पूरा हिस्सा है वो तुरंत सजीव नहीं माना जाएगा। उसके सजीव होने का वो सजीव तो है ही है, उसे निर्जीव नहीं माना जाएगा। तब तक निर्जीव नहीं माना जाएगा जब तक उसकी कोशिका में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा होगा। बात समझ में? अगर उसके अंदर ये रिएक्शन चल रहा है तो मतलब वो अभी क्या है? सजीव है। जब पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है तो इसके अंदर हम प्रोटोप्लाज्म देख रहे हैं, यह प्रोटोप्लाज्म भी सूख जाता है और उसके अंदर रिएक्शन बंद हो जाता है, तब वह निर्जीव माना जाएगा। बात समझ में नहीं? तो तुरंत काटा हुआ पेड़ सजीव नहीं, निर्जीव नहीं होता है। बात समझ में आई? एक अंतर ये भी है, आप याद रखिएगा, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है और उस कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर चल रहा है तो वह सजीव है। इस टेबल के अंदर कोशिका है लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल रहा, इसलिए यह टेबल क्या माना जाएगा? निर्जीव माना जाएगा। बात समझ नहीं? ये नहीं कह देंगे कि चलिए यह भी कोशिका बनाती हो सजीव हुआ, यह सजीव नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन उसमें नहीं होगा। एक अंतर और समझिए, हमने सबसे पहले आपको समझाया था बर्थ, जन्म। सभी जीवों का क्या होता है? जन्म होता है। तो सभी जीवों का क्या होगा? मृत्यु भी होगा। बात समझ में नहीं? तो अंतिम बिंदु क्या हो सकता है? 13वां नंबर का। ठीक, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक, नंबर 13 का
ये अंतिम में क्या होगा, डेथ होगी कि नहीं, देखिए होगा। जो भी जीव पैदा हुआ है आज नहीं तो कल उसकी मृत्यु क्या होगी, होगी। तो मृत्यु होना भी किसका लक्षण है, सजीव का। जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्या, जैसे इस मार्कर के आप मृत्यु बता सकते हैं, नहीं बता सकता, अंत होगा, लेकिन मृत्यु जिसे आप कहते हैं वो नहीं होगी। मृत्यु सिर्फ किसकी होती है, सजीवों को होता है। बात में देखिए, अंत आप कहेंगे हमारा भी अंत होगा, अंत तो होगा, लेकिन हमारे अंत को क्या कहा जाएगा, मृत्यु। अब इसका भी अंत होगा, लेकिन इसके अंत को अंत ही कहा जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु ऐसा शब्द है जो जीवों के अंतिम दशा के लिए प्रयोग की जाती है। बात समझे, किसी निर्जीव वस्तुओं का अंत नहीं होता है, सॉरी उसका अंत होता है, मृत्यु नहीं होती है। बात समझना नहीं, ये चीजें हैं। तो मृत्यु होगा। एक अंतर और दिमाग में आ रहा है, सजीवों के पास रिपेयर की क्षमता होती है। रिपेयर मतलब समझ आ पाए, देखिए 14 नंबर का अंतर। जैसे हमको अभी चोट लग जाए, यहां हमारे हाथ में स्क्रैच हो जाए, ठीक, जब यहां पे स्क्रैच होगा, तो जब स्क्रैच होगा तो ये जो घाव होगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब यह ठीक हो जाएगा तो ये क्षमता किसके अंदर होती है, सजीव के पास। अगर इस मार्कर को मैं तोड़ दूं तो यह मार्कर अपने आप जुड़ेगा नहीं। अगर मैं आपकी हड्डी तोड़ दूं तो वह हड्डी अपने आप जुड़ेगी कि नहीं, जुड़ेगी। बात समझ में नहीं, जुड़ेगी। डर जा रहे हो, ठीक, हड्डी आपकी जुड़ जाएगी अपने आप। तो हमारे अंदर जब कभी चोट लगता है तो उस चोट को ठीक करने मतलब रिपेयर वाला जो कंसेप्ट है सजीवों के पास होता है, निर्जीव के पास नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली अंतर देखा है सजीव और निर्जीव के अंदर, ठीक, कि एक सजीव एक निर्जीव से कैसे अलग है। बात समझ में आई नहीं, तो इतना पूरा अंतर समझा दिया हूं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई अंतर आता है तो हमको भी बताइएगा कल, ठीक। बाकी इसके आगे क्लास हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक। आज की क्लास यहीं पर बस करते हैं।